नमस्कार दोस्तों, सुनो फाई में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल। हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और क्यों अक्सर दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी पैसे के मामले में भयानक गलतियां कर बैठते हैं। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, एक अविश्वसनीय पहेली। चलिए इस सफर की शुरुआत दो इंसानों की एक हैरान करने वाली कहानी से करते हैं। पहले हैं रोनाल्ड जेम्स रीड। वो एक अमेरिकी चौकीदार थे, एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक का काम करते थे और उनका मुख्य शौक लकड़ियां काटना था। उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 का एक छोटा सा 2 बेडरूम का घर खरीदा और अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। 2014 में जब 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया सन्न रह गई। इस साधारण से दिखने वाले चौकीदार की कुल संपत्ति $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही कोई विरासत पाई थी। उन्होंने बस अपनी मामूली कमाई से जो भी थोड़ा बहुत बचा सकते थे उसे बचाया और अच्छी ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। और फिर वो दशकों तक धैर्य के साथ इंतजार करते रहे। एक चौकीदार से एक महान दानवीर तक, ये थी उनकी कहानी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। रिचर्ड फ्यूस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े हुए मेरिल लिंच के एक टॉप एग्जीक्यूटिव, जिनकी बिजनेस की समझ और लीडरशिप की तारीफें दुनिया करती थी। उन्होंने इतनी दौलत कमाई कि 40 की उम्र में ही रिटायर होकर समाज सेवा करने लगे। उन्होंने कनेक्टिकट में 18,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर बनवाया, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल और 7 गैराज थे। उस घर का महीने का खर्चा $90,000 से ज्यादा था। लेकिन फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। रिचर्ड फ्यूस्कॉन, वो फाइनेंस के जीनियस, भारी कर्ज और गलत निवेशों के कारण पूरी तरह कंगाल हो गए। उनका आलीशान घर नीलाम हो गया। एक तरफ एक साधारण सा चौकीदार जो करोड़पति बनकर मरा और दूसरी तरफ एक हार्वर्ड का जीनियस जो कंगाल हो गया। ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब किसी फाइनेंस की किताब में नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की गहराइयों में छिपा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे के साथ आपका रिश्ता इस बात पर तय नहीं होता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आप बर्ताव कैसे करते हैं। और व्यवहार सिखाना बहुत मुश्किल है, खासकर स्मार्ट लोगों को। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस किताब के पहले और सबसे जरूरी सबक को समझना होगा, जो कहता है, चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरे लोगों के पैसे से जुड़े फैसलों को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें पागल समझते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों का कैदी होता है। आपके व्यक्तिगत अनुभव, दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका शायद 0.0000001% ही है। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में आपकी 80% सोच उन्हीं अनुभवों से बनती है। जिस व्यक्ति ने गरीबी में बचपन गुजारा है, वो रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में उस तरह से सोचेगा जिसकी कल्पना एक अमीर बैंकर का बच्चा कभी नहीं कर सकता। जिसने भयंकर महंगाई का दौर देखा है, उसे स्थिर कीमतों में पले बड़े इंसान की सोच कभी समझ नहीं आएगी। हम सब अलग अलग दुनिया में पले बड़े हैं और इसीलिए पैसे को लेकर हमारी सोच अलग अलग है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है लॉटरी टिकट खरीदने वाले लोग। अमेरिका में सबसे गरीब परिवार सबसे अमीर परिवारों के मुकाबले लॉटरी टिकटों पर 4 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास अक्सर इमरजेंसी के लिए $400 भी नहीं होते। ये पागलपन लगता है ना? लेकिन अगर आप उनकी नजर से देखें तो शायद एक अलग कहानी दिखेगी। वो कहेंगे, हम पेचेक टू पेचेक जीते हैं। अच्छी खुटियां, नई कारें, बढ़िया घर, ये सब हमारे लिए एक सपना है। लॉटरी व वो टिकट खरीदना ही हमारी जिंदगी का वो पल है जब हम उस सपने को हाथ में पकड़ सकते हैं जो तुम्हारे लिए एक आम बात है। हम एक सपने के लिए पैसे दे रहे हैं और शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम पहले से ही एक सपना जी रहे हो। आप शायद उनके तर्क से सहमत ना हो, लेकिन आप उन्हें पागल नहीं कह सकते। तो अगर हमारे फैसले हमारे पिछले अनुभवों से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो क्या इसका यह मतलब है कि हमारी सफलता या असफलता पूरी तरह हमारे हाथ में है? यहीं पर लेखक हमें पैसे की दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली और अनदेखी किरदारों से मिलवाते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। ये दोनों भाई बहन की तरह हैं। ये दोनों इस सच्चाई का नाम है कि जिंदगी का हर नतीजा सिर्फ आपकी व्यक्तिगत मेहनत से तय नहीं होता। इसका सबसे सटीक उदाहरण है बिल गेट्स। 1968 में दुनिया में हाई स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 30 करोड़ थी।
उनमें से सिर्फ 300 बच्चे सिएटल के लेक स्कूल में पढ़ते थे और ये दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहां उस जमाने में एक कंप्यूटर था। बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे। ये 1 मिलियन में एक मौके वाली किस्मत थी। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बिल गेट्स का एक जिगरी दोस्त था, केंट इवांस। वो भी उतना ही होनहार और कंप्यूटर का दीवाना था। दोनों साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने के सपने देखते थे। केंट इवांस माइक्रोसॉफ्ट का को-फाउंडर बन सकता था, लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक हादसे में केंट इवांस की मौत हो गई। अमेरिका में हाई स्कूल के दौरान पहाड़ चढ़ते हुए मरने का जोखिम भी लगभग 1 मिलियन में एक का ही है। एक को मिली 1 मिलियन में एक वाली किस्मत और दूसरे को मिला 1 मिलियन में एक वाला जोखिम। इसलिए किसी की कामयाबी से जले नहीं और किसी की नाकामी का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि इसमें मेहनत का कितना और किस्मत का कितना है। किस्मत और जोखिम पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन एक चीज है जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, वो है हमारी अपनी इच्छाएं। और यहीं पर ज्यादातर लोग, चाहे वो कितने भी कामयाब क्यों ना हो, एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं जिसे किताब कहती है नेवर इनफ, कभी काफी ना होना। ये वो लालच का जाल है जो बड़े बड़ों को ले डूबता है। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन बोगल ने एक कहानी सुनाई थी। एक अमीर हेज फंड मैनेजर की पार्टी में लेखक कर्ट वोनेगट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर से कहा था कि उनके मेजबान ने एक दिन में उतने पैसे कमा लिए हैं जितने हेलर ने अपनी सबसे मशहूर किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाए थे। हेलर ने जवाब दिया था कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, यानी इनफ, यानी काफी। ये ना समझ पाना कि काफी कितना होता है तबाही का रास्ता है। रजत गुप्ता को देखिए, एक लड़का जो अनाथ था, अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी का सीईओ बना। 2008 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी, लेकिन उन्हें और चाहिए था। वो उस बिलियनर सर्कल का हिस्सा बनना चाहते थे और इसी चाह में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा जुर्म किया और जेल पहुंच गए। यही हाल बर्नी मैडॉफ का हुआ। वो एक पॉन्जी स्कीम चलाने से पहले ही एक बेहद सफल और लेजिटिमेट बिजनेसमैन था, लेकिन उसे और चाहिए था। इसका कारण है सामाजिक तुलना, यानी सोशल कंपैरिजन। जब आप अपनी दौलत की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो ये एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है, इसे खेलो ही मत। तो अगर लालच हमें भटका सकता है तो दौलत बनाने का सही रास्ता क्या है? अगला अध्याय हमें उस सबसे शक्तिशाली बल के बारे में बताता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का हैरान करने वाला जादू। दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार कंपाउंडिंग है, लेकिन हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ नहीं पाता। वॉरेन बफेट की $84.5 बिलियन की नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। उनकी सफलता का राज सिर्फ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है। उनकी असली ताकत है समय। अगर बफेट 30 साल की उम्र में शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो उनकी नेटवर्थ आज की दौलत से 99.9% कम होती। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। ये एक पतली सी बर्फ की परत की तरह होती है जो एक ठंडी गर्मी के बाद बच जाती है और फिर परत दर परत जमते हुए पूरे महाद्वीप को ढक लेती है। कंपाउंडिंग से दौलत तो बन जाती है, लेकिन उसे बनाए रखना एक बिल्कुल अलग कला है, जैसा कि अगला अध्याय हमें सिखाता है। चैप्टर 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। ये दो अलग अलग कलाएं हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है। आपको विनम्र रहना पड़ता है और थोड़ा डरपोक भी। आपको ये डर होना चाहिए कि जो कुछ आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से वापस भी जा सकता है। मशहूर स्टॉक ट्रेडर जेसी लिवरमूर ने 1929 के क्रैश में एक ही दिन में आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए थे, लेकिन इस कामयाबी ने उन्हें इतना आत्मविश्वासी बना दिया कि वो बड़े और बड़े दांव लगाने लगे और कुछ ही सालों में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अमीर बने रहने का असली खेल सर्वाइवल का है। बफेट और चार्ली मंगर के एक तीसरे साथी थे, रिक गेरिन। वो भी उतने ही स्मार्ट थे, लेकिन उन्हें अमीर बनने की जल्दी थी। उन्होंने मार्जिन पर लोन लेकर बहुत ज्यादा रिस्क लिया और 1973-74 की मंदी में बर्बाद हो गए। अमीर बने रहने का हुनर अमीर बनने के हुनर से ज्यादा जरूरी है।
जब आप समझ जाते हैं कि अमीर बने रहने के लिए सरवाइव करना ज़रूरी है, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। आप हर बाजी जीतने की कोशिश नहीं करते, बस ये कोशिश करते हैं कि खेल में बने रहें। और यहीं से अगला सिद्धांत सामने आता है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन, जहां कुछ ही जीतें सब कुछ तय करती हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली आइडिया है। बिजनेस और इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर नतीजे कुछ गिने चुने बड़े इवेंट्स से आते हैं, जिन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। आप ज़्यादातर मौक़ों पर गलत होकर भी बहुत अमीर बन सकते हैं। जैसे एक आर्ट डीलर हैंस बर्गग्रुएन ने हज़ारों कलाकृतियां खरीदी, जिनमें से 99% की कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन उनमें पिकासो जैसे आर्टिस्ट की कुछ ही पेंटिंग्स थीं जिन्होंने उन्हें अरबपति बना दिया। यही बात वेंचर कैपिटल पर लागू होती है, जहां 65% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन 1% से भी कम कंपनियां इतनी कामयाब होती हैं कि वो पूरे फंड का मुनाफा बना देती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यही नियम बड़ी कंपनियों के स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। रसल 3000 इंडेक्स में 40% कंपनियां बर्बाद हो गईं, लेकिन सिर्फ 7% कंपनियों ने इंडेक्स का सारा रिटर्न बनाया। इसका मतलब है कि गलत होना नॉर्मल है, आपको बस कुछ मौक़ों पर बहुत सही होना है। तो अगर दौलत बनाना कुछ सही फैसलों और लंबे समय तक टिके रहने का खेल है, तो सवाल उठता है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसे का असली मकसद क्या है? चैप्टर 7, फ्रीडम, आज़ादी। 7वां सबक कहता है, पैसे की सबसे बड़ी दौलत है आज़ादी। ये काबिलियत कि आप हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। ये वो सबसे ऊंचा डिविडेंड है जो पैसा आपको देता है। साइकोलॉजिस्ट एंगर्स कैम्बल की रिसर्च के मुताबिक खुशी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद कारण अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होना है। यह आपकी सैलरी, आपके घर के साइज या आपकी नौकरी के पद से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैसे का इस्तेमाल समय और विकल्प खरीदने के लिए करना आपको वो लाइफस्टाइल दे सकता है जिसका मुकाबला कोई भी लग्जरी सामान नहीं कर सकता। जब हम आज़ादी और कंट्रोल को दौलत का असली मकसद समझ लेते हैं, तो दिखावे की चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। ये हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार वाले आदमी का विरोधाभास। जब आप किसी को महंगी कार चलाते देखते हैं, तो आप उस ड्राइवर की तारीफ नहीं करते, बल्कि आप सोचते हैं, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मेरी तारीफ करते। यही विरोधाभास है। लोग दौलत इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन दूसरे लोग अक्सर आपकी दौलत को अपनी इच्छाओं का पैमाना बना लेते हैं। आप असल में सम्मान और तारीफ चाहते हैं और आपको लगता है कि महंगी चीजें आपको वो दिलाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच्ची इज्जत आपको विनम्रता और दयालुता से मिलती है, हॉर्स पावर से नहीं। ये विरोधाभास हमें दौलत की असली परिभाषा की ओर ले जाता है, जो शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिच होना और वेल्दी होना दो अलग बातें हैं। रिच होना आपकी आज की इनकम दिखाता है, जो अक्सर महंगी कारों और बड़े घरों में दिख जाती है। लेकिन दौलत छिपी होती है। दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। दौलत वो कार है जो खरीदी नहीं गई, वो घड़ी है जो पहनी नहीं गई। दौलत का मतलब है भविष्य के लिए विकल्प, आज़ादी और सुरक्षा। जब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उनका असली मतलब होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, जो कि करोड़पति होने का ठीक उल्टा है। तो अगर असली दौलत छिपी हुई बचत है, तो इसे बनाने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? चैप्टर 10, सेव मनी, पैसे बचाओ। दौलत बनाने का रिश्ता आपकी कमाई या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम और आपकी बचत दर से ज़्यादा है। आप ज़्यादा इनकम के बिना भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बचत दर के बिना अमीर बनने का कोई चांस नहीं है। बचत आपके अहंपार और आपकी आय के बीच का फासला है। अपनी बचत बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका अपनी आय बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता बढ़ाना है। और बचत करने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बचत करने के लिए बचत कर सकते हैं। ये बचत उस अनिश्चित भविष्य के लिए है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब आप बचत करना शुरू करते हैं, तो आपका सामना फैसलों से होता है, और यहीं पर अगला नियम काम आता है। चैप्टर 11, रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल, तर्क संगत होना बेहतर है तार्किक होने से। इंसान स्प्रेडशीट नहीं है, वो एक भावनाओं से भरा जीव है। इसलिए पैसों के मामले में एकदम रोबोट की तरह तार्किक होने की कोशिश मत कीजिए। बस तर्क संगत, रीजनेबल होने की कोशिश कीजिए। रीजनेबल होना ज़्यादा वास्तविक है और आप उसे लंबे समय तक निभा पाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता हैरी मार्कोविट्स ने अपना पैसा अपनी बनाई जटिल थ्योरी के हिसाब से नहीं, बल्कि 50-50 स्टॉक और बॉन्ड में बांटकर लगाया, ताकि उन्हें भविष्य में पछतावा कम से कम हो। ये तार्किक नहीं, पर तर्क संगत फैसला था। तर्क संगत होने का एक हिस्सा ये स्वीकार करना है कि हम भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। चैप्टर 12,
सरप्राइज, आश्चर्य। इतिहास भविष्य का नक्शा नहीं है। दुनिया की सबसे ज़रूरी घटनाएं अक्सर ऐसी होती हैं जिनके बारे में पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता। 9/11, 2008 का क्राइसिस, ये सब अप्रत्याशित थे। साथ ही अर्थव्यवस्था की संरचना भी समय के साथ बदलती रहती है। 401k और वेंचर कैपिटल जैसे कंसेप्ट बहुत नए हैं, इसलिए पुराने डेटा के आधार पर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना मूर्खता है। इतिहास से हमें लोगों के व्यवहार, लालच और डर जैसे सामान्य सबक सीखने चाहिए, न कि विशिष्ट घटनाएं। चूंकि भविष्य आश्चर्य से भरा है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। अपने हर प्लान में गलती की गुंजाइश रखना सबसे ज़रूरी है। आपके प्लान को आपके सोचे हुए रास्ते पर ना चलने के लिए भी प्लान करना पड़ता है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद ये है कि भविष्यवाणी को गैर ज़रूरी बना दिया जाए। अपनी बचत दर का अनुमान लगाते वक्त या इन्वेस्टमेंट रिटर्न का अनुमान लगाते वक्त हमेशा एक बफर रखें। ये माने कि भविष्य आपके सोचे हुए से बुरा हो सकता है और उसके लिए तैयार रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचना। अपनी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर ना रखें, जैसे कि सिर्फ सैलरी पर, बिना किसी बचत के। गलती की गुंजाइश रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं, हम खुद भी बदलते हैं। चैप्टर 14, यू विल चेंज, तुम बदल जाओगे। लंबे समय की प्लानिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम खुद समय के साथ बदल जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम सबको लगता है कि हम जो आज के इंसान हैं जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जो लक्ष्य आपको 20 साल की उम्र में सही लगता है, वो 40 साल की उम्र में पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए जिंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैसले लेने से बचें। ना तो पूरी तरह फकीरी चुनें, ना ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें। एक संतुलित रास्ता चुनें और ये मानने के लिए तैयार रहें कि समय के साथ आपके लक्ष्य बदल सकते हैं और उन्हें बदलने में कोई बुराई नहीं है। चाहे आपके लक्ष्य कुछ भी हों, उन्हें पाने की एक कीमत होती है। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं है। दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है और पैसों की दुनिया में ज़्यादातर कीमतें दिखाई नहीं देती। स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स की कीमत है उतार चढ़ाव, अनिश्चितता, शक और डर। ये कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। इसे जुर्माने की तरह नहीं, बल्कि एक फ़ीस की तरह देखिए। जैसे आप डिज्नीलैंड जाने की फ़ीस देते हैं, वैसे ही अच्छे रिटर्न्स के लिए ये फ़ीस देनी पड़ती है। जो लोग इस फ़ीस को चुकाए बिना रिटर्न पाना चाहते हैं, वो अक्सर ज़्यादा बड़ी कीमत चुकाते हैं। इस कीमत को चुकाते समय ये याद रखना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन हर कोई आपका साथी भी नहीं है। चैप्टर 16, यू एंड मी, तुम और मैं। सावधान, उन लोगों से वित्तीय सलाह न लें जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। बाजार में हर तरह के निवेशक होते हैं, डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेजर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एक डे ट्रेडर के लिए किसी स्टॉक की ऊंची कीमत तर्कसंगत हो सकती है क्योंकि वो उसे कुछ घंटों में बेचने वाला है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वही कीमत तबाही का कारण बन सकती है। अक्सर फाइनेंशियल बबल तब बनते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की देखा-देखी करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले ये तय करें कि आप खुद कौन सा खेल खेल रहे हैं और फिर सिर्फ अपनी रणनीति पर ध्यान दें। अपने खेल पर केंद्रित करने के लिए आपको बाहरी शोर को, खासकर नकारात्मक शोर को फिल्टर करना सीखना होगा। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। निराशावाद हमेशा आशावाद से ज्यादा बौद्धिक और विश्वसनीय लगता है। अगर कोई कहे कि सब बर्बाद होने वाला है तो हम ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई कहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, बुरी खबरें सबको प्रभावित करती हैं, इसलिए उन पर सबका ध्यान जाता है। दूसरा, हमारा दिमाग नुकसान को फायदे से ज्यादा तवज्जो देता है। और तीसरा, तरक्की धीरे धीरे होती है जिसे नोटिस करना मुश्किल है, जबकि तबाही अचानक आती है और सबका ध्यान खींच लेती है। सच्चा आशावाद ये मानना नहीं है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, बल्कि ये मानना है कि समय के साथ अच्छी चीज़ों के होने की संभावना ज्यादा है, भले ही रास्ते में मुश्किलें आएं। चाहे आप आशावादी हों या निराशावादी, आपका दिमाग हमेशा एक ही काम करता है, दुनिया को समझने के लिए कहानियां बनाना। चैप्टर 18, व्हेन यू बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे। हमारा दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। जिन चीज़ों को हम नहीं समझते, उन खाली जगहों को भरने के लिए हम कहानियां गढ़ लेते हैं। और जिस चीज़ के सच होने की हम जितनी ज़्यादा इच्छा करते हैं, हम उतनी ही आसानी से उससे जुड़ी कहानी पर यकीन कर लेते हैं।
यही कारण है कि लोग अविश्वसनीय लगने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और गलत भविष्यवाणियों पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा होता है और हमारे पास सीमित जानकारी होती है। हम कंट्रोल का एक भ्रम चाहते हैं, जबकि सच्चाई अनिश्चितता है। इन सभी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को जानने के बाद अब समय है इन सबकों को एक साथ पिरोने का। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। अब सब कुछ एक साथ। यह अध्याय किताब के मुख्य सबकों का सार प्रस्तुत करता है। विनम्रता अपनाएं। न तो सफलता पूरी तरह आपकी है, न ही असफलता। अहंकार कम करें, दौलत बढ़ेगी। बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का फासला है। ऐसे निर्णय लें जो आपको रात में चैन की नींद दें। ये हर वित्तीय निर्णय के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। अपना समय बढ़ाएं। ये निवेश में सबसे बड़ी ताकत है। बहुत सी चीजों के गलत होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कुछ ही जीतें ज्यादातर परिणाम तय करती हैं। पैसे का उपयोग समय पर नियंत्रण पाने के लिए करें। यही सच्ची दौलत है। दिखावे से बचें, क्योंकि कोई भी आपके सामान से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। बिना किसी विशेष कारण के बचत करें, क्योंकि जिंदगी आश्चर्यों से भरी है। सफलता की कीमत पहचानें और उसे चुकाने के लिए तैयार रहें। हमेशा गलती की गुंजाइश रखें। चरम वित्तीय निर्णयों से बचें, क्योंकि आप खुद समय के साथ बदल जाएंगे। ये तय करें कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं और दूसरों से प्रभावित ना हों। इन सभी नियमों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लेखक खुद इन पर अमल करते हैं। चैप्टर 20 कन्फेशंस, मेरी अपनी कहानी। आखिरी अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसेल पूरी ईमानदारी से अपनी निजी फाइनेंशियल कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य आज़ादी है, जिसके लिए वो अपनी आय बढ़ने के बावजूद अपनी पुरानी जीवन शैली पर कायम हैं, ताकि उनकी बचत दर ऊंची रहे। वो अपना सारा पैसा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लगाते हैं और बहुत सारा कैश रखते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में उन्हें अपने स्टॉक्स बेचने पर मजबूर न होना पड़े। उनका मानना है कि हर किसी के लिए कोई एक सही जवाब नहीं है, बस वो जवाब जो आपके लिए काम करता है और आपको रात में चैन की नींद सुला दे। यही इस किताब का सार है। पैसा आपकी समझ से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा नियंत्रित होता है। तो याद रखिए, पैसे का खेल कैलकुलेटर पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग में खेला जाता है। ये आपकी डिग्री से कम और आपके धैर्य से ज्यादा तय होता है। अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी आज़ादी को पहचानिए और ऐसे वित्तीय निर्णय लीजिए जो आपको हर रात चैन की नींद दे सकें। उम्मीद है आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये विस्तृत यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो हमें बताएं, और भविष्य में ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के सफर पर चलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।